नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा यह हादसा पूरे विश्व के लिए अत्यंत प्रेरणादायक। विमान हादसे के बाद बीजेपी के कार्यक्रम स्थगित। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश में आयोजित हो रहे थे कार्यक्रम। विमान हादसे के बाद बीजेपी के कार्यक्रम स्थगित। जंगलों के आसपास इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी धामी सरकार। 10 साल की योजना बनाने के निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गैरसैंण में कार्यक्रम को लेकर अपर सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश। कार्यक्रम में 10 देशों के राजदूत करेंगे प्रतिभाग। काशीपुर में तराई में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। किसानों के चेहरे खिले। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक। लक्सर में 2 अलग अलग गांवों में गिरी आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। हुसैनपुर गांव में खेत में गिरी आकाशीय बिजली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन भी रखा है। उन्होंने कहा कि यह हादसा पूरे विश्व के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। देहरादून से बड़ी खबर, विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। कुछ देर का मौन भी रखा। इस हादसे को दुखद बताया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। यह हादसा पूरे विश्व के लिए अत्यंत पीड़ादायक। बीते दिनों चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी से बेहाल लोगों के लिए आज सुबह बारिश ने राहत का एहसास कराया है। काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और उधम सिंह नगर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। बारिश के बाद बाजारों में रौनक लौट आई है और लोग खुले आसमान के नीचे आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिस और स्कूल जा रहे लोगों ने भी राहत की सांस ली है। खेतों में मिट्टी की नमी लौटने से धान की रोपाई समेत फसलों के लिए बारिश बेहद लाभकारी साबित हो रही है। कृषि विशेषज्ञों ने भविष्य में ऐसे मौसम को फसल के लिए अच्छा बताया। मौसम विभाग ने आज हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जो सच साबित हुई है। अब देखना होगा मौसम कब तक ऐसा ही बना रहता है। खबर है लक्सर से, जहां पर लक्सर तहसील क्षेत्र में सुबह तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और भारी बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने से 2 परिवारों की खुशियां छिन गईं। हुसैनपुर गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान भोली पत्नी पवन के रूप में हुई है, जबकि अन्य 2 महिला भी घायल हो गई हैं, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ये खेत में आई थी काम के लिए। ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई यहीं पर ही। जो दो महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से और ये यहाँ पे बिल्कुल मृत्यु पड़ी है। सर इसकी सूचना हमने एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और पटवारी साहब को भी दे दिया। मौके पर पहुँच रहे हैं उनकी टीम। विदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हुई है। जो अपनी उसमें सरकार ने सेवा को अपना संकल्प बनाया और सुशासन को अपनी संस्कृति बनाया। सुरक्षा को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यानी 11 वर्षों में अपने को सेवा के प्रति समर्पित करते हुए और एक काम करने की एक संस्कृति को डेवलप किया है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए काम किया है। हमारी सेनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हमारे जो आंतरिक जो झगड़े होते थे, आए दिन दंगे होते थे, उन दंगों में अत्यधिक कमी आई है। नक्सलवाद पर भी जो है कड़ा कुठाराघात जो हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। हल्द्वानी शहर के महावीरगंज निवासी एक व्यापारी ने सुबह काठगोदाम स्थित गोला बाजार से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। व्यापारी का शव गुरुवार की सुबह बैराज के गेट नंबर 1 के पास मिला है। मृतक की पहचान मदन अग्रवाल के रूप में हुई है, जिनकी महावीरगंज में धार्मिक पुस्तकों की दुकान है। अपराह्न में सिंचाई विभाग के बैराज में किसी व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद वहां पे टीम भी भेजी गई, एसडीआरएफ की और गोताखोरों की टीम भेजी गई। कल बॉडी नहीं मिल पाई। आज सुबह पे बैराज का पानी कम किया गया। बैराज के पानी कम करने पे डूबे हुए व्यक्ति की बॉडी प्राप्त हो गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जांच की। गढ़वाल रेंज पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने मसूरी पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बढ़ते ट्रैफिक की समस्या पर चिंता व्यक्त की और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते लगने वाले जाम और 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी है। बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने कहा, 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मसूरी न होकर अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है। बेसिकली जो हमारा आगामी कांवड़ है यात्रा 2025 है, ये 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक इसमें चलना है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा होटल एसोसिएशन है हरिद्वार नगर में और हमारे व्यापार मंडल है, विभिन्न व्यापार मंडल कनकल, ज्वालापुर, हरिद्वार और हरिद्वार हर की पैड़ी भूपत वाला क्षेत्र के सभी के अध्यक्ष और इनके पूरे बॉडीज को आप बुलाकर इनके से वार्ता की गई, क्योंकि आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मेले में। इस कारण से वार्ता की गई। आप लोगों के जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है। उन सुझावों को हम आगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इसमें ऐसा है कि मैं शहर अध्यक्ष व्यापार मंडल हरिद्वार राजीव पाराशर मेरा नाम है। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि एक तो जल्दीबाजी में मीटिंग आयोजन किया गया, दूसरा एसपीसीटी साहब ने मीटिंग बुलाई। उसमें हमारा यही कहना है कि पुलिस वैसे व्यवस्था सही कर रही है, लेकिन जो बात बात में चलान है, जो बात बात में चलान करती है, हमने उसका अपना विरोध जताया है और हमने कहा है कि चलान न करके आप नोटिस दें। चलान का हमने पहले, क्योंकि एक बार चलान कर दिए, अब थोड़ा सा आदमी अपनी लिमिट में आ चुका है, लेकिन अब आगे के लिए ज्यादा कब किसी की क्या बात है क्या नहीं है, तो आदमी नोटिस दे, चलान ज्यादा ना करे।
हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इसीलिए इस सिलसिले में एसपी सिटी ने होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपील की है। लेपर्ड को पकड़ जाना ही सोल्यूशन है। उसको जब तक आप नहीं मिटाएंगे, जब तक हमको समझाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मुआवजे की प्रक्रिया है वो पूरी पूर्ण करनी होगी। अब सरकार जो है प्रति बकरी 5,000 रुपये भी दे रहा है। और दूसरी चीज आपने जो बताई कि निराश्रित गौवंश को नहीं मार रहा है, ऐसे वेलकम यू ऑल। इसमें एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रखा गया। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई सारे एम्प्लॉयज भी थे और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा भी अपने स्पीचेस दिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं। और इस संबंध में हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे इम्प्रूव करें। ये प्रोग्राम हम लोगों ने अरेंज किया है 12 जून को। इसमें जो है हम लोगों ने जिला प्रशासन और जो भी समस्त हितधारक है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, जिला प्रशासन हो, आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हो, हेल्थ विभाग हो, फायर सर्विसेज हो, सभी विभागों को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया है और एक चर्चा करने की कोशिश करी है कि कैसे मानव वन्यजीव संघर्ष, मानव गुलदार संघर्ष जो हमारे जनपद की एक बड़ी समस्या है, इसको कम किया जा सकता है। उन लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा करी, उनके कुछ फीडबैक्स थे, उस फीडबैक को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया है। देखिए, ये गुलदार मानव संघर्ष पर केंद्रित ये कार्यशाला थी। इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। समय जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गाँवों की स्थिति और वनों की स्थिति, वनों की स्थिति और वन्य जीवों की स्थिति, गाँवों की स्थिति और आदमियों की स्थिति, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो संवेदीकरण होना चाहिए कि किस तरह से मानव और गुलदार, वन्यजीव और मानव का सह अस्तित्व बना रहे। गुलदार जो है उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों की सबसे बड़ी समस्या है और पलायन का एक प्रमुख कारण है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि फॉरेस्ट विभाग जो है गुलदार की समस्या को एक तरह से समाधान करने के बजाय बजट ठिकाने लगाने की नीयत से इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करता है, जो मैंने समझा है बात को। क्योंकि इसमें एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं महाराष्ट्र से, जबकि यहाँ पर गांव वाला उत्तराखंड का ग्रामीण जो है, जिसका रिश्तेदार गुलदार से मारा जा रहा है, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, जो महिलाएं खेतों में नहीं जा पा रही हैं, वो ज्यादा बता सकते हैं कि किस तरह से उनको बचाया जाना चाहिए। ये जो मेन कार्यशाला थी, वर्कशॉप था, ये था कि मानव और गुलदार इनके बीच में कैसे सह-अस्तित्व इस लैंडस्केप में हो सके इस जनपद में। और इतना अच्छा फीडबैक था मेरी तरफ से कि जो सवाल जो चीज़ें हम यूजुअली लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, वही सवाल लोगों के थे, मेजर स्टेक होल्डर्स के, इंक्लूडिंग मीडिया, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो एज अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जहाँ पे हम खड़े रहते हैं, हमें हमेशा देखा जाता है कि हम लेपर्ड्स के वक्ता है, बट एक्चुअली हमें बस ये मानव गुलदार जो सह अस्तित्व या जो को एग्जिस्टेंस हम कहते हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए बाकी स्टेक होल्डर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। ये बैठक तो ठीक है, सार्थक पक्ष है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो टाइटल था दिया हुआ संघर्ष, हम लोग तो संघर्ष कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम बाघ के साथ संघर्ष करने लगे, उसको मार दें, तो हमको ये वन विभाग जो यहाँ पर बैठक कर रहा है छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो बाघ हमें मार देता, हमारे मवेशियों को मार देता, हमारे मनियारसियों में चाहे उतनी बकरियाँ एक गरीब आदमी की, लेकिन तात्कालिक रूप से मेरा ये मानना है कि चलो कुछ नहीं कर सकते तो उनको मुआवजा तो समय पे दे दो। मुआवजा तक देने में इनके लिए बड़ी तकनीकी समस्या हो जाती है। जो कार्यशाला था ये तकनीकी रूप से, तकनीकी पक्ष ठीक बात है, उनका कहना है कि मानव और वन्य जीवों के साथ कैसे रहना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं भी जंगल में रहता हूँ, ये हाथ मेरा टूटा हुआ है, दिख रहा है आपका, ये वन्य जीवों के संघर्ष के साथ ही है।
गढ़वाल रेंज पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने मसूरी पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बढ़ते ट्रैफिक की समस्या पर चिंता व्यक्त की और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण लगने वाले जाम, चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी भी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने कहा, चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मसूरी न होकर अलग मार्गों से भेजा जा रहा है। अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हनी पाठक का ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जैसे ही घटनाक्रम की सूचना मिली, तत्काल ही भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने पूरे ही कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। घटनाक्रम में हताहत हुए सभी परिवारों के साथ पार्टी पूरी संवेदना के साथ खड़ी है। देखिए, ये जो कल विमान का दुर्घटना का हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखदाई हादसा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है। और जहां तक कार्यक्रमों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कल जो ये दुखद हादसा हुआ है हमारे यहाँ, उसको लेकर तत्काल प्रभाव से जितने भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यक्रम थे उसको स्थगित करी है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो ये जो कल विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसा है, इसको लेकर हमारी पूरे परिवार वालों के साथ जो दुखद घटना हुई है उनके परिवार वालों के साथ पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां घर वालों की डांट से क्षुब्ध होकर 13 साल की युवती ने जेल में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ठंडी सड़क में पाषाण देवी मंदिर के पास जेल किनारे मिली अंजलि की चप्पल मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ और फायर विभाग की टीमों ने जेल में रेस्क्यू शुरू किया। कई घंटों के रेस्क्यू के बाद जेल से अंजलि का शव बाहर निकाला गया है। हमें आपदा कंट्रोल से सूचना मिली कि एक लड़की जिसकी उम्र 13 वर्ष है वो यहाँ पाषाण देवी मंदिर के पास डूब गई है करके उसके चप्पल दिखाई दिए हैं, एक इधर एक उधर। तो हमने एसडीआरएफ की टीम आई, काफ़ी खोजबीन 4-5 घंटे का रेस्क्यू रहा हमारा। उसके बाद उसकी बॉडी अभी बरामद की गई है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराकर धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार को अगले 52 दिनों के अंदर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को युद्ध स्तर पर फैसले लेने के साथ ही प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, जिसके चलते उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल जुलाई तक बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरे उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 343 जिला पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों के अलावा 7505 ग्राम पंचायतों में 5 साल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। ये समय सीमा भी समाप्त होने के बाद 31 जुलाई तक के लिए एक बार फिर प्रशासक तैनात कर दिए गए हैं। इस बार प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने की बजाय 31 जुलाई तक के लिए तय कर दिया गया है। ऐसे में अब चुनाव कराने के लिए 52 दिनों का ही समय बचा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है, उसका प्रकाशन भी कर दिया गया है, उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है। आयोग का दावा है कि उनके स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वही विपक्ष का कहना है कि सरकार की सभी तैयारी पूरी है, तो चुनाव कराने से क्यों भाग रहे हैं। प्रशासक तो बैठा पाई, नहीं तो स्थिति ये थी कि पिछले एक हफ्ते से प्रधान नहीं था, ना प्रशासक था, प्रमुख नहीं था, प्रशासक भी नहीं था, प्रधान नहीं था, प्रशासक भी नहीं था। तो ये स्थिति देश में पंचायत राज लागू होने के बाद से पहली बार आई और ये उत्तराखंड जैसे ही राज्य में और बीजेपी के शासन में ही संभव था, जो इन्होंने कर दिखाया। अभी फिर प्रशासक को बैठाने की क्या जरूरत पड़ी? सरकार के मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि हम तैयार बैठे हैं,
हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। अब बताएं ना क्यों बार बार समय बढ़ा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति है? और मैं जानता हूं क्या स्थिति है कि बीजेपी के हालात बहुत खराब हैं और इसी वजह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बच रही है पंचायत के चुनाव कराने से। देखिए अभी दो महीने का कार्यकाल बढ़ाया है, जून और जुलाई का, और साथ में उसमें आपने शायद ठीक से ऑर्डर को नहीं पढ़ा, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। तो जब तक कहाँ बीजेपी की किस बात का भरोसा करें आप? इस बात पर पहले भी चर्चा हुई थी और पहले भी आपने पूछा था, तो हमें बीजेपी के इन मंसूबों पर सवाल खड़ा करता है कि पहले तो आपने हरिद्वार को त्रिस्तरीय चुनाव से छोड़ा क्यों? अगर चलो उनको छोड़कर बाकी जगह भी आपने चुनाव करने थे तो समय पर कर देना चाहिए था। अभी एक तरफ आपने उनका जो चुनाव की घोषणा के लिए अक्टूबर नवंबर का समय दिया, दूसरी तरफ आप अभी कह रहे हैं कि जून के आखिरी या जुलाई के फर्स्ट वीक में कर देंगे, तो ये संदेहास्पद लगता है और इसमें कहीं दूर दूर तक भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। या फिर बीजेपी किस आनंद फानंद में ये चुनाव कराना चाहती है, ये समझ से परे है और इसमें धोखाधड़ी की संभावना पूर्ण नजर आ रही है। एक तरफ जहां उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया है। दरअसल सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्य समर्पित आयोग ने 27 फरवरी 2025 को प्रदेश के 12 जिलों में सभी स्तरों की पंचायतों में पद और स्थान का आरक्षण निर्धारण से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। ऐसे में प्रदेश के हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए पद और स्थान पर आरक्षण का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों और ग्राम पंचायत के प्रधानों में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव उसकी बुनियादी व्यवस्था होती है, लोकतंत्र का आधार ही चुनाव होता है। लेकिन उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर के जो अव्यवस्था बनी है, उसकी शुरुआत आज से नहीं, उसकी शुरुआत राज्य निर्माण के समय ही हो गई थी, जब पर्वतीय जो जनपद हैं उत्तराखंड के, जिनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, अगर ये पिथौरागढ़ ये हैं, उन जनपदों में चुनाव और जो उत्तराखंड में मैदानी जनपद कहे जाने वाले हरिद्वार जनपद में जो यूपी से लगता जनपद है, उसके चुनाव में उसमें जो अंतर आया, उनके कार्यकाल में जो अंतर पैदा हुआ, वो अंतर फिर किसी सरकार ने कोशिश नहीं करी कि उस अंतर को ख़त्म किया जाए और एक राज्य में एक ही समय में चुनाव किया जाए। व्यवस्था ये भी निकल सकती थी कि कुछ समय पहले ही अगर उनकी जो हरिद्वार के जनपद के जो चुनाव हुए हैं उनको उसमें समाहित कर दिया जाता। लेकिन अब जो भी है, जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, नियत समय पर अगर सरकार चुनाव करवाए तो ये एक बेहतर कदम होगा। देखिए, सरकार हमारी पूरी तरीके से तैयार है और पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो पूरी समीक्षा करी गई, तैयारी करी गई, उसके तहत 50% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, इस पर बात हुई है। और आगे भी जो परिसीमन है, इन सब चीज़ों को लेकर तैयारियां करी गई है। 18 तारीख तक पूरी अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ हमारी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए धरातल पर उतरेगी। 11 जून को पंचायती राज निदेशालय की ओर से प्रधान पंचायत की संख्या का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। 13 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन होगा। 14 से 15 जून तक आरक्षण प्रस्ताव पर आपत्तियां ली जाएंगी। 16 से 17 जून के बीच जिलाधिकारी की ओर से आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 18 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। 29 जून को पंचायती राज निदेशालय की ओर से आरक्षण प्रस्ताव को शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार के पास चुनाव कराने के लिए 52 दिनों का समय शेष बचा है। राज्य निर्वाचन आयोग का भी दावा है कि उनके स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 52 दिनों के अंदर सरकार चुनाव करा पाती है या फिर प्रशासकों का दौर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।